हेलो फ्रेंड, सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर जो ऑल ट्रेड के लिए होगा उसकी थियरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ वीडियोस अपलोड किए गए थे जो आपके परीक्षाओं में आने वाले थे, तो हमने उसी समय आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही ये सब क्वेश्चन समाप्त होते हैं तो थियरी स्टार्ट होगी, आपकी बुक स्टार्ट होगी जिसमें कुछ यूनिट्स हैं आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में। तो पहले हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है, फिर उसका आज पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस देख लीजिए, पहला आपका ये कुछ 8-9 यूनिटों में बटा हुआ है। तो जो आपका पहला यूनिट है, पहले यूनिट का नाम है आपका फ्रिक्शन। पहले यूनिट का नाम क्या है आपका? फ्रिक्शन, घर्षण। इसमें हमको घर्षण के बारे में पढ़ना है कि घर्षण से हमको क्या लाभ है, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, कब घर्षण अधिक होगा, कब घर्षण कम होगा, घर्षण को बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं, घर्षण को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं, घर्षण हमारे लिए क्यों उपयोगी है या फिर इसकी क्या बुराई है। तो इन सब चीज़ों को बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे घर्षण में। दूसरी जो यूनिट है आपकी, दूसरी यूनिट है आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरी यूनिट क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे हम कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र किधर अधिक होगा। सपोज ये मार्कर है तो इस मार्कर का कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां इसका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, जैसे ये डस्टर है आपके पास, तो डस्टर में कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहां पर ये क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, जहां पर आप बल लगाने पर ये वस्तु रुक जा रही है वही क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास होता है, वही इसकी सेंटर ऑफ क्या होती है, ग्रेविटी होती है। और इसके बाद इसी में हम लोग, ठीक है, गुरुत्व केंद्र हो गया, गुरुत्व केंद्र, और इसी के साथ साथ हम सेंटर ऑफ मास को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, आगे है जो आपकी तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में आपको पढ़ना है एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर फिगर, एरिया ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर फिगर। ठीक है, मतलब जो आपके समतल आकृतियां होंगी, जैसे हो गया आपका वर्ग हो गया, ठीक है, इसके बाद सम बाहु त्रिभुज हो गया, ये सब आपके रेगुलर पॉलीगन में आते हैं, सम बहुभुज होते हैं। और इसके बाद इरेगुलर में जैसे आपका आयत हो गया, ठीक है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम रेगुलर फिगर बोलते हैं, और जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती उसको हम इरेगुलर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगली यूनिट जो है आपकी चौथी यूनिट में हमको पढ़ना है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा बीजगणित पढ़ना है हमको, और बीजगणित में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे क्या पढ़ना है हमको, एडिशन पढ़ना है, ठीक है, जोड़ पढ़ना है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, घटाना। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, ठीक है, गुणा। और इसके बाद डिवीजन पढ़ना है, भाग। ठीक है, इन सब टॉपिक को हमको पढ़ना है अलजेब्रा में। इस पर कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके, जैसे सपोज x + y का होल स्क्वायर आपसे पूछ सकता है, या इसी बेस पर कोई नंबर दे देगा आपसे x और y की वैल्यू पूछ सकता है। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे बीजगणित से। फिर अगली यूनिट जो है आपकी, अगली यूनिट है आपकी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में मतलब ये क्या होता है, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता में भी कुछ टॉपिक हैं जो अब यहाँ से तो आपके कोई भी एग्जाम होता है अगर आईटीआई से रिलेटेड तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाते हैं प्रत्यास्थता से। तो इसमें कुछ टॉपिक होगी, जैसे दृढ़ता गुणांक क्या है, यंग मॉडुलस क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसको भी देख लेंगे। फिर अगली यूनिट है आपकी हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट मतलब इसमें उष्मा के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु के साथ उष्मा का व्यवहार क्या होता है, ताप का व्यवहार क्या होता है। तो इसमें कुछ टॉपिक हो गई, जैसे नॉर्मलाइजिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया, ये सब आपके क्वेश्चन परीक्षा में आए थे। तो ये आपको जो थियरी कराई जाएगी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर इन सब थियरीज को आप देखते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका अगर पेपर होगा तो पेपर में आपके 100% क्वेश्चन यहीं से आने हैं। ठीक है, क्योंकि नीमी का सिलेबस है, नीमी के सिलेबस के अनुसार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगली टॉपिक है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लाभ और हानि। तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो आखिरी यूनिट है वो है आपकी एस्टिमेशन एंड कास्टिंग। एस्टिमेशन एंड कास्टिंग, किसी भी
वस्तु की कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगी, या फिर उसका आकलन हम कैसे कर सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंसेस के बारे में जितना भी हमने पढ़ा कैसे एक अनुमान लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये थे आपका सिलेबस था सेकेंड ईयर का, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस निमी ने दिया है, इसके सिलेबस थे। अब इसकी जो पहली यूनिट है घर्षण, उसके बारे में हमको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ अब इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी आपको लाभ मिल पाएगा, क्योंकि एक टीचर के लिए जो एनर्जी होती है यही होता है आपका शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करना और वीडियो को लाइक करना। और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं। आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, तो कमेंट भी ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि सामने वाला का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली यूनिट थी घर्षण, तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है घर्षण ना, व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो सबसे पहले तो ये हमारे लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, ठीक है, हमारे लिए सबसे आवश्यक चीज़ है घर्षण। अगर घर्षण नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा तो हम पृथ्वी की सतह पर चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। घर्षण नहीं होगा तो हम साधनों का उपयोग करते हैं, साधन सड़कों पर चल नहीं पाएगी। तो किसी भी चीज़ के लिए घर्षण, चलने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए यानी चलने के लिए, मूव करने के लिए घर्षण सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो घर्षण होता क्या है, सपोज हमने एक टेबल ले लिया और टेबल पर हमने रख दी कोई वस्तु, टेबल पर हमने एक वस्तु रख दी, ठीक है, टेबल पर हमने एक वस्तु रख दी, ठीक है। इस कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट को हमने दिखाया नहीं, एक कांटेक्ट में है, तो इसकी सरफेस और इसकी सरफेस के बीच में एक फोर्स काम करता है, इसके सरफेस के बीच में और इसके सरफेस के बीच में एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस बल को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर जो आपका घर्षण होता है वो दो प्रकार का हो जाता है, एक हो जाता है आपका गतिक घर्षण और एक हो जाता है आपका स्थैतिक घर्षण। क्या हो जाता है, स्थैतिक घर्षण। दो तरीके का घर्षण होता है। तो घर्षण क्या होता है कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में रखी जाती है तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल, और यह घटना क्या कहलाती है, घर्षण कहलाती है, ठीक है ना। घर्षण की परिभाषा आप लिख लेंगे, घर्षण का परिभाषा लिखिएगा कि किन्हीं दो सतहों के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। और यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना कहलाती है घर्षण। यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना घर्षण कहलाती है, ठीक है। तो परिभाषा आपको याद रहेगी, हमेशा दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लगेगा, उनके संपर्क सतह के बीच में लगेगा, जहां से वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है वहां पर काम करेगा घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बहुत आवश्यक भी होता है और घर्षण से कुछ नुकसान भी होते हैं, तो उसको हम देखेंगे आगे वाले क्लास में, या फिर हो सकता है आज ही के क्लास में देखें क्या होते हैं इनके लाभ या क्या होती है इनकी हानियां, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद तो घर्षण के दो प्रकार दिख रहे हैं आपको, गतिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण। तो क्या होता है गतिक घर्षण और क्या होता है स्थैतिक घर्षण, इनको भी देखते हैं। तो घर्षण क्या होता है, घर्षण हमने जान लिया कि संपर्क सतह के बीच लगेगा बल। किसके बीच लगेगा, संपर्क सतह के बीच लगेगा बल। तो जब संपर्क सतह के बीच लग रहा है तो संपर्क सतह पर निर्भर भी करेगा। अगर सतह चिकनी है तो घर्षण बल क्या होगा, कम होगा। घर्षण बल क्या होगा, कम होगा। सपोज आपको एक टाइल्स पर दौड़ना है, आपको क्या करना है, एक टाइल्स पर दौड़ना है और इसके बाद एक खुरदुरे रोड पर दौड़ना है, ठीक है। तो आप किस पर आसानी से चल पाएंगे, किस पर दौड़ना आपके लिए आसान होगा। अगर टाइल्स पर दौड़ेंगे तो फिसल करके गिर जाएंगे, हो सकता है आपकी नाक फूट जाए ना। लेकिन अगर रोड पर दौड़ेंगे तो वहां पर दौड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो सड़क क्या है, आपके टाइल्स की अपेक्षा खुरदुरी है। तो खुरदुरी सतह पर घर्षण बल क्या करता है, अधिक लगता है, और चिकनी सतह पर कम लगता है, ठीक है। हमने कहा था घर्षण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बताया हमने घर्षण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गतिक घर्षण और एक होता है स्थैतिक घर्षण। एक क्या होता है, स्थैतिक घर्षण, ठीक। दो तरीके का होता है घर्षण।
अब गतिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण, अगर आप लोग क्लास 10th में या फिर 9th में जिसमें भी आपने पढ़ा होगा न्यूटन के नियम, तो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी, अथवा गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ से आ जाता है, दो टर्म आया, एक आया विराम और एक आया क्या, गति की अवस्था। एक विराम की अवस्था, एक गति की अवस्था। विराम की अवस्था इन द सेंस तात्पर्य क्या है कि वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलेगी नहीं, तो हम बोलेंगे कि वस्तु किस में है, विराम में है। लेकिन वस्तु की जो स्थिति है समय के साथ अगर बदलने लगेगी तो हम उसको बोलेंगे उसकी गति की अवस्था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ चलेगा। अगर कोई वस्तु किस में रखी हुई है, विराम की अवस्था में, अगर कोई वस्तु किस में है, विराम की अवस्था में है, तो इनकी सतहों के बीच जो घर्षण काम करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आसान से टर्म में है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में, विराम का मतलब है रेस्ट मतलब आराम कर रही होगी, तो उन दोनों के सतह मतलब इस वस्तु के सतह और जिस पर रखी है उसके बीच जो घर्षण कार्य करेगा उस घर्षण को हम क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। इसके बाद गतिक घर्षण, जब स्थैतिक में विराम है तो गतिक में गति होगी, तो जब कोई वस्तु गति करेगी तब भी वस्तु और जिस सतह पर गति कर रही है उसके बीच जो घर्षण कार्य करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, गतिक घर्षण बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, गतिक घर्षण बोलेंगे। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण की परिभाषा क्या हो जाएगी, ठीक है, जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में होती है, तो वस्तु की सतह तथा जिस सतह पर विराम की अवस्था में है उन दोनों सतहों के बीच कार्यरत बल को क्या बोलेंगे हम, स्थैतिक घर्षण बल, और यह घटना क्या कहलाएगी, स्थैतिक घर्षण कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद जब वस्तु गति में होगी तब भी वस्तु और जिस सतह पर गति कर रही होगी उनके बीच जो घर्षण कार्य करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, गतिक घर्षण बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आप नोट करेंगे और कॉपी पेन अपने साथ लिए रहेंगे। जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं, डेफिनेशंस बताई जा रही हैं, उसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि आपके पेपर जो आते हैं वो ऑप्शनल आते हैं, तो ऑप्शनल में तो डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये तो पूछ देगा आपसे कि बताइए किसी वस्तु की गति के कारण दोनों के सतह के बीच कौन सा घर्षण बल कार्य करता है। तो आप अगर इसको सुने रहेंगे तभी तो बता पाएंगे कि गति के कारण कौन सा आता है, गतिक घर्षण आता है। कौन सा आता है, गतिक घर्षण आता है। स्थिति के कारण कौन सा आता है, स्थैतिक। नाम में भी है गति, तो गति के कारण गतिक, स्थिति के कारण तो स्थिति। या फिर पूछेगा कि स्थैतिक घर्षण कब लगता है, जब वस्तु गति में होती है, जब वस्तु बहुत तेज गति में होती है, जब वस्तु धीरे धीरे गति में होती है, या फिर जब वस्तु रुकी हुई होती है। तो विराम का मतलब हमने आपको बता दिया, विराम का मतलब क्या, रेस्ट में है, तो रुकी है मतलब किस में है, विराम में। तो जब वस्तु रुकी होती है तब स्थैतिक घर्षण लगता है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। घर्षण बल जब लगता है तो उस पर कितने फोर्स काम करते हैं, किधर उसका भार काम करेगा, उस पर अविलंब प्रतिक्रिया किधर कार्य करेगी, जिस दिशा में हम उस पर बल लगा रहे हैं उसके विपरीत होगा घर्षण बल कि उसी की दिशा में होगा। तो उन सब चीज़ों को अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो एक चीज़ आपको समझनी है कि जब किसी वस्तु को F बल लगा करके खींचा जाता है तो घर्षण की स्थिति में उस पर कितने बल कार्य करते हैं, किसकी दिशा किधर होती है, कौन किसको बैलेंस किए होता है। अब इसको हमको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड टू इट। जब इस पर खिंचाव बल अप्लाई किया जा रहा है तो उस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे उसको हमको देखना है। तो सपोज ये आपके पास एक सतह है, ठीक है, और सतह खुरदुरी होगी तभी उस पर चलना आसान होगा। तो इस खुरदुरी सतह पर एक वस्तु रखी हुई है, और इस वस्तु का मास, द्रव्यमान हमने मान लिया क्या है, m है। इस वस्तु का मास हमने मान लिया क्या है, m है। तब इस पर पहले इस कंडीशन में कितने बल लग रहे हैं, जब इस पर कोई बल नहीं लगा है तब। तो सबसे पहले तो हर पिंड का भार उसका होता है नीचे की ओर, तो इसका भार होगा जब इसके द्रव्यमान को हम गुरुत्वीय त्वरण g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका भार मिल जाएगा mg। तो एक तो इसका भार कार्य कर रहा है नीचे की ओर, और दूसरा न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, जिसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि जब मतलब हम जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी विपरीत दिशा में हमारे ऊपर बल लगाती है। तो इसका भार इस सतह पर बल लगा रहा है तो इस सतह भी इसके ऊपर क्या करेगी, बल लगाएगी, जिसको हम बोलते हैं R। ठीक है,
हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया। तो अभिलंब प्रतिक्रिया किसको बैलेंस किया हुआ है, अभिलंब प्रतिक्रिया बैलेंस किया हुआ है किसको, उसके भार को। यानी यहाँ से हमको R बराबर क्या मिल जाएगा, mg। R बराबर क्या मिल जाएगा, mg। ठीक है, R इसको बैलेंस किया हुआ है। अगर ये दोनों बैलेंस नहीं होते तो इसका भार इसको नीचे की ओर खींच सकता था, अगर ये इसको नहीं बैलेंस किया होता तो R ज़्यादा होता तो इसको ऊपर खींच सकता था। ये क्या है, बैलेंस कंडीशन में, मतलब R किसके बराबर है, mg के बराबर है। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं फोर्स, इस पर अप्लाई हम क्या करते हैं, फोर्स। हमने F फोर्स इस पर अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, तो घर्षण क्या करता है भैया, उसके गति का विरोध करता है। हम इधर जा रहे हैं, हमको कोई खींचेगा पीछे की ओर तभी ना हमारे गति का विरोध होगा। तो इसको खींचने के लिए एक घर्षण बल इसकी सतह के द्वारा कार्य करता है विपरीत दिशा में, जिसको हम बोल देते हैं क्या, F यानी F फ्रिक्शनल। इसको रोकने के लिए एक विपरीत दिशा में बल कार्य करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल। तो जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खींचा जाता है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं, 4। एक है उसकी अभिलंब प्रतिक्रिया, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक तो बल हम अप्लाई कर रहे हैं और उस बल के विपरीत आ रहा है आपका घर्षण बल, और चौथा क्या है आपका, उसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो ये 4 बल काम करते हैं जब किसी वस्तु को खींचा जाता है तब। हम आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बताइए, ए वाला किसको बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगा, नहीं, इसको बैलेंस नहीं करेगा। जब दोनों का मान बराबर होगा तो वस्तु किस में होगी, विराम में होगी, और जब इसका मान अधिक होगा तो वस्तु क्या होगी, गति करने लगेगी। वस्तु क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी। तो यहाँ से सवाल बन सकता है। सपोज जैसे हम एक सवाल ही दे देते हैं आपको। एक सवाल है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, एक खुरदुरी सतह पर रखी हुई है, जिसका भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है और उसकी अभिलंब प्रतिक्रिया आपको R का मान बताना है। तो बताइए, अगर इस चीज़ नहीं जानते आप, इन सब चीज़ों को नहीं जानते, तो बताइए R का मान निकाल पाते? आप सोचते कि इसको कैसे निकाला जाए, इसको कैसे निकाला जाए, तो हमने बताया कि इसको कैसे निकाला जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है, बैलेंस्ड हैं, यानी R बराबर क्या होता है, mg होता है। तो m का मान दिया है, मास उसका कितना है, 2 है, तो हो जाएगा 2। g का मान कितना होता है, 9.8 होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 जा 16, 2 8 16, फिर 2 9 18 और एक कितना हो जाएगा, 19.6। एक क्या है भैया, बल है ना, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी लग रही है इस वस्तु पर, 19.6 न्यूटन की लग रही है। ठीक है, और इसका भार भी पूछेगा आपसे, तो इसका भार भी यही होगा, क्योंकि भार ये mg है, तो mg का मान यहाँ 2 दिया है, 9.8, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको याद होगा कि कितने बल कार्य करेंगे जब कोई वस्तु खींची जाएगी, तो 4। एक तो जो उस पर बल अप्लाई किया गया, एक उसका भार नीचे की ओर, और इसके अपोजिट नॉर्मल अभिक्रिया लगेगी, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, और इसके बाद बल के विपरीत दिशा में क्या उत्पन्न हो जाएगा, घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब अगली टॉपिक हमारी आती है घर्षण के नियम। तो घर्षण के कुछ नियम होते हैं कि घर्षण बल किस पर निर्भर करेगा, क्या बढ़ाने पर घर्षण बल बढ़ेगा, क्या घटाने पर घटेगा। ठीक है, इसके कुछ नियम होते हैं। तो इसके कुछ 4 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम होता है, कहता है कि घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके, अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अब घर्षण बल को हमने कैसे डिनोट किया था, F से डिनोट किया था। तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, आपके R के। R होती है क्या, आपकी अभिलंब प्रतिक्रिया। क्या होती है, अभिलंब प्रतिक्रिया, यानी R बढ़ाने पर घर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम जानते हैं कि जब भी हम इस नियतांक को, अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा आपका म्यू। क्या आ जाएगा, म्यू, जिसको बोलते हैं हम घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक। तो यहाँ से हो जाएगा म्यू बराबर F इक्वल टू F अपान R। ठीक है, म्यू का मान निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा F अपान R हो जाएगा। तो एक फार्मूला हो जाएगा। इस पर काफ़ी सवालें आती हैं आपके एग्जाम में, तो इसको याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक बोलते हैं। घर्षण गुणांक बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आगे है टॉपिक, बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आ गया तो बता दिया। तो पहला नियम क्या कहता है कि घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड कहता है कि जो घर्षण बल है यह गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है।
किधर कार्य करता है? गति के विपरीत दिशा में, मतलब हम जिधर जा रहे हैं उसके अपोजिट कार्य करेगा आपका घर्षण बल। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड है आपका, थर्ड नियम कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, जो आपका घर्षण बल होता है, घर्षण बल होता है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करेगा। सपोज अगर चिकनी सतह है तो घर्षण बल क्या होगा? कम होगा। खुरदुरी सतह है तो घर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। तो कह रहा है तीसरा नियम कि घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। और चौथा कह रहा है कि घर्षण बल वस्तु के आकार एवं आकृति से स्वतंत्र होता है। मतलब वो वस्तु के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। जो आपका घर्षण बल होता है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट, मतलब उससे फ्री होता है। कितनी बड़ी वस्तु है, कैसा उसका आकार है, डजंट मैटर। ठीक है, मैटर क्या करेगा? केवल दोनों के कांटेक्ट सरफेस, कितना सरफेस कांटेक्ट में है वही काम करेगा कि घर्षण बल कितना अधिक लग रहा है। तो घर्षण के कितने नियम बताए भैया हमने? 4 नियम बताए। पहला हमने बताया कि घर्षण बल क्या होती है? अवलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगर आपको लिखना होगा तो पहला पॉइंट डाल के लिखिए कि घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होती है। दैट इज करके लिखेंगे FF प्रोपोर्शनल टू R, FF प्रोपोर्शनल टू R, जहां FF क्या है? घर्षण बल, R क्या है? अविलंब प्रतिक्रिया। इस जब अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा म्यू, तो हो जाएगा FF बराबर म्यू इंटू R। इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं? घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर इसका मान निकालना है तो कितना घर्षण बल उस पर काम कर रहा है और उसकी अविलंब प्रतिक्रिया क्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक निर्भर करता है, घर्षण गुणांक पर भी निर्भर करता है। जितना अधिक घर्षण गुणांक होगा उतना अधिक क्या लगेगा? उस पर घर्षण बल भी लगेगा। फिर दूसरा नियम क्या है कि घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में काम करता है, मतलब जिधर हम जा रहे हैं उसके अपोजिट कार्य करेगा घर्षण बल। फिर तीसरा है घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह जैसी होगी, जितनी खुरदुरी सतह होगी उतना ही घर्षण बल उसमें क्या होगा? अधिक होगा। फिर इसके बाद चौथा है कि घर्षण बल वस्तु के आकार एवं आकृति से स्वतंत्र होती है, मतलब वस्तु जो घर्षण बल है वस्तु का आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये होते हैं घर्षण के नियम। आप कहेंगे सर जी इसको पढ़ाने का क्या मतलब है? तो क्या यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा? आएगा। कैसे आएगा प्रश्न? जैसे हमने पूछ दिया कि निम्न में घर्षण के संबंध में सत्य है। घर्षण के संबंध में सत्य है। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो जवाब दे देंगे तुरंत। पहला हमने ऑप्शन दे दिया कि घर्षण बल वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया आपको कि घर्षण बल लगाए गए बल की दिशा में होता है। ठीक है। तीसरा हमने कह दिया कि घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसके बाद चौथा ऑप्शन दे दिया हमने कि घर्षण बल चिकनी सतह पर अधिक होता है। अब बताइए, नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया। अब आपको कभी कभी लगेगा कि ये कौन सा प्रश्न होता है, ऐसा ही प्रश्न आ जाता है। बताइए, आपको बताया हमने, कमेंट बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में घर्षण के संबंध में सत्य है, सत्य बताना है। घर्षण बल वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। दूसरा है घर्षण बल लगाए गए बल की दिशा में होता है। तीसरा है घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा है घर्षण बल चिकनी सतह पर अधिक होता है। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए,
ज़्यादातर जो लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे उनको आंसर आ गया होगा और कमेंट में लिख भी दिए होंगे। चलिए देखिए, तो पहला नियम कह रहा था, घर्षण का जो पहला नियम था वो कह रहा था कि घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा कह रहा था कि घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। और यहाँ कह रहा है कि घर्षण, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, घर्षण बल वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। तो देखिए चौथा नियम क्या कह रहा था, घर्षण वस्तु के आकार एवं आकृति से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होने का मतलब उस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आपसे कि घर्षण बल लगाए गए बल की दिशा में होता है। हमने कहा कि बल के जो आपकी गति होगी उसके विपरीत दिशा में लगेगा, तो बल जिधर लगेगा उधर ही गति करेंगे ना आप, तो उसके विपरीत दिशा में। और ये कह रहा है कि उसी के दिशा में होगा, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। फिर इसके बाद तीसरा कह रहा है कि घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमवाती होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पहला ही नियम कह रहा है कि घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा भी गलत हो जाएगा, चिकनी सतह के लिए ज्यादा होगा, चिकनी सतह पर घर्षण अधिक नहीं कार्य करेगा, खुरदुरी सतह पर कार्य करेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके सिलेबस में, तुमको देखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक क्या होता है, अभी हमने पीछे वाले, आप जब को घर्षण नियम लिखवा रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एफ मतलब घर्षण बल बटा के अभिलंब प्रतिक्रिया, घर्षण बल बटा के अभिलंब प्रतिक्रिया। तो यहीं से इसकी डिफिनेशन भी आएगी। ये क्या है, देखिए अनुपात है, और अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, अनुपात यानी परिभाषा कैसे बनेगी कि जब वस्तु गति करने वाली होती है तो घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। हो गया नॉर्मल सी परिभाषा कि घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। कि इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। ठीक है ना, इससे डिनोट करते हैं। और अगर आपको पेपर में आर नहीं दिया है, डब्ल्यू दिया है, तो इसकी जगह आप डब्ल्यू भी रख देते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आप म्यू बराबर F/F और ये क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं। जहाँ ये क्या है आपका घर्षण बल है, इसको आपको याद रखना है, घर्षण बल है, और इसके बाद डब्ल्यू क्या है, भार है। डब्ल्यू क्या है, भार है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। जैसे प्रश्न दे दिया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तथा उसका घर्षण बल, ठीक है, उस पर कार्यरत घर्षण बल 9.8 न्यूटन है, 9.8 न्यूटन है। तो घर्षण गुणांक की गणना कीजिए। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम तथा उस पर कार्यरत घर्षण बल कितना है, 9.8 न्यूटन है। तो आपसे घर्षण बल पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, न्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए आपके पास फार्मूला है, फार्मूले में रखिए, म्यू निकालना है। ठीक है, घर्षण बल कितना लग रहा है, 9.8, यानी एफ का मान कितना दे दिया, 9.8 रख दीजिए। फिर इसके बाद आर आपको दिया है, नहीं दिया है, क्या दिया है, द्रव्यमान, तो आर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक फिगर बनाया था हमने स्टार्टिंग में ही कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया होती है भार के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, mg। m का मान कितना दिया है, m का मान दिया है आपका 2। फिर इसके बाद आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 होता है। ठीक है, 9.8 होता है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु की वेग वृद्धि होती है, जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से फ्री फॉल होता है, मुक्त पतन होता है, तो उसके वेग में तो वृद्धि होती है, और किसके कारण होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। तो उस वेग वृद्धि के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं ना, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, पृथ्वी के कारण। अब यहाँ से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल होने वाला है। तो r का मान कितना आया, 2 × 9.8, तो यहाँ रखिए r की जगह 2 × 9.8, 9.8 से 9.8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5।
ठीक है। तो घर्षण गुणांक कितना आ जाएगा 0.5। लेकिन हमने देखा जब आपके क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे थे तो वहाँ कहीं कि आ गया था कि विकृति का मात्रक क्या होता है। तो दरअसल विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होगा बताइए। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अगर कोई चीज़ अनुपात में होती है, रेशियो में होती है, तो उनका मात्रक नहीं होता है। देखिए दोनों चीज़ है आपका, ठीक है। बल, घर्षण बल, उसका मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन होगा। फिर इसके बाद भार है, भार का भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या होता है, कुछ नहीं होता है। घर्षण गुणांक का मात्रक नहीं होता है, मात्रक हीन है। क्या है, मात्रक हीन है। अब हमको देखना है घर्षण कोण ना। घर्षण कोण क्या होता है। तो घर्षण कोण अभी डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, पहले समझते हैं, ठीक है। जैसे सपोज एक कोई वस्तु खुरदुरी सतह है, ठीक है। इस खुरदुरी सतह पर हमने एक वस्तु रख दिया, ठीक, और इस वस्तु का भार कार्य करेगा नीचे की ओर W, जिसको बोलते हैं क्या, हम mg बोलते हैं, ठीक है। और इस पर अविलंब प्रतिक्रिया कार्य करेगी R, ऊपर की ओर। इस पर हम एक बल अप्लाई करते हैं F बल अप्लाई कर दिया। तो जो हम बल आरोपित करते हैं, जो लगाते हैं, इस बल और अविलंब प्रतिक्रिया बल का जो रिजल्टेंट आता है, जो परिणामी आता है, उसको हमने मान लिया क्या, S। तो अविलंब प्रतिक्रिया और आरोपित बल के परिणामी बल से प्राप्त होता है आपको यश। अब यश और R के बीच जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, घर्षण कोण। इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, घर्षण कोण बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे। पहले हमारे पास R था, F था। F और R का परिणामी क्या होता है, यश। यश और R के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। और ये जो घर्षण कोण होता है, ये आपका घर्षण गुणांक के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जो आपका घर्षण कोण की ज्या होती है, tan थीटा को बोलते हैं, सॉरी ज्या नहीं बोलते हैं, अस्पर्शज्या बोलती है, ठीक है। तो घर्षण कोण की अस्पर्शज्या घर्षण गुणांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, घर्षण गुणांक के बराबर होती है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो म्यू होता है। म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है। म्यू क्या है, घर्षण गुणांक। फिर इसके बाद थीटा क्या है, तो थीटा है आपका घर्षण कोण। थीटा क्या है आपका, घर्षण कोण। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे हम एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं कि यदि घर्षण कोण 45 अंश है, तो घर्षण गुणांक का मान होगा, घर्षण गुणांक का मान होगा, ठीक। घर्षण कोण कितना दिया है, 45 अंश दिया है। तो आपसे पूछ रहा है घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। तो थीटा का मान आपको कितना दे दिया, 45। थीटा का मान कितना दे दिया, 45। और आपसे पूछ क्या रहा है, म्यू। इन दोनों में रिलेशन है क्या, tan थीटा बराबर म्यू इंटू एस। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे, हम जानते हैं tan थीटा बराबर म्यू। तो tan थीटा का मान कितना है, 45 अंश। तो हो जाएगा tan 45 बराबर म्यू। अब बताइए tan 45 का मान कितना होता है। तो tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको घर्षण गुणांक कितना, 1। तो घर्षण गुणांक कितना है, 1 है। उल्टा भी पूछ सकता है, यदि घर्षण गुणांक 1 है तो घर्षण कोण कितना होगा, तो उल्टा कर देंगे, घर्षण कोण कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहेगा। बाकी कल फिर नेक्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी आपका बचा हुआ है इस यूनिट से उसको डिस्कस कर लेंगे, और इसके अगले वाले में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, सबको डिस्कस करेंगे जो आपके पीछे परीक्षाओं में पूछे गए। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है। धन्यवाद। जय हिंद।